हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, जो है संधि। संधि के बारे में आप अवश्य जानते होंगे, क्योंकि ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। और साथ ही हम तीसरी चौथी क्लास से जब हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो संधि के बारे में जो व्याकरण है उसमें थोड़ा बहुत हम जानकारी प्राप्त करते जाते हैं। और 9वीं 10वीं क्लास तक हम संधि के बारे में लगभग पूरा जान चुके होते हैं। यहाँ हम संधि के बारे में बात करेंगे। संधि कई स्टूडेंट्स को आसानी से समझ नहीं आती है, और यहाँ हम बहुत ही आसानी से और ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ इसे समझने के बाद में और अधिक समझने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ज़रूर है कि हम जो शब्द हैं, संधि शब्द हैं, उनको जो पढ़ना है, उनको की जो रीडिंग है, उनको एक बार अवश्य देखना होता है। क्योंकि संधि में क्या है, भाषा के बारे में या भाषा को जिसने अधिक पढ़ा है, जिसने ज़्यादा शब्द पढ़े हैं, तो उसे इसमें सरलता रहती है। लेकिन अगर हम किसी शब्द को पढ़ ही नहीं पाए हैं कभी, तो उसका संधि विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ इन मुश्किलों को दूर करते हुए और संधि को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये बात आप ज़रूर जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ बातें जो हैं, विशेष करके इनकी परिभाषाएं, इनको आपको रटने की आवश्यकता है अगर आपको ये याद नहीं है तो। जैसे हमें क्या याद करना है, संधि। भाई संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये संधि होती कैसे, इसको हम जानेंगे। दो वर्ण, यहाँ दो वर्ण या ध्वनियाँ, जैसे क, मैं, ट, तो ये क्या है? ये वर्ण है। यहाँ कह रहा है कि अगर दो वर्ण मिल जाएं और मिलने से क्या हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए। विकार का मतलब यहाँ पे है कोई चेंज आ जाए, कोई परिवर्तन आए, उसे हम कहेंगे संधि। कि दो वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो कहलाता है संधि। यहाँ जैसे देखो दे रखा है हिम प्लस आलय, हिमालय। अब हिमालय में क्या है? संधि है। यह कह रहे हिमालय के अंदर संधि है। फिर कह रहे राज प्लस कुमार बराबर राजकुमार। यहाँ कहता है कि भाई यहाँ संधि नहीं हुई है। संधि कहाँ हुई है? यहीं हुई है। बस हमें ये भेद समझना है एक तो, विशेष करके कि भाई राज प्लस कुमार में तो संधि क्यों नहीं है और हिम प्लस आलय में संधि क्यों है। यहाँ क्या है कि हिम और आलय, तो मैं का क्या बना दिया इन्होंने? माँ बना दिया। यहाँ पे आ था और मैं। देखिए हम आगे देखेंगे स्वर और व्यंजन। ये भी आपने शायद चौथी पाँचवीं क्लास से ही याद करने शुरू किए होंगे। स्वर तो कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, वो तो कहलाते हैं स्वर, सीधी सी बात है। और व्यंजन क्या हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वो कहलाते हैं व्यंजन। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो स्वर होते हैं ना, उनको तो हम बिना किसी दूसरे की सहायता के बोल जाते हैं। जैसे ए बोला आपने, अब ए को आप बोलेंगे तो इसमें और कोई ध्वनि नहीं आएगी। लेकिन कै बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन? कै। तो कै बोलते हैं, कै को हमने लिख तो दिया, ये क्या है? व्यंजन है। लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो कै के बाद में एक ध्वनि और आती है। कौन सी आती है? ए आती है। कै, इसको जितना लंबा खींचोगे उतना लंबा ही क्या बोलेगा? ए की ध्वनि आएगी। लेकिन ध्वनि आ कहाँ रही है? कै के बाद में। तो यहाँ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि व्यंजन के बाद में बोले जाते हैं स्वर। स्वर की ध्वनि कब आती है? व्यंजन के बाद में आती है। अब यहाँ क्या है कि मैं के अंदर क्या है? एक मैं। तो अब मैंने जैसे आपको बताया भी, मैं के बाद में क्या है? स्वर है। और स्वर कौन सा है? ए है। और सामने कौन है? आ है ही। सामने हमारे आ है, मैं प्लस ए और आ। और आ इससे क्या बना दिया इसने? माँ बना दिया। यहाँ हमें माँ ही दिख रहा है, माँ, हिमालय। ठीक है, यहाँ विकार आया है। दूसरे में क्या कह रहा है कि राज प्लस कुमार। यहाँ राजकुमार में क्या कह रहा है? राज और कुमार।
सीधा इसने बना दिया राजकुमार। जय में भी कोई चेंज नहीं है और कु में भी कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ ये संधि नहीं है। केवल दो शब्दों को पास पास बिठाया है, और जहाँ दो शब्दों को पास पास बिठाते हैं वहाँ संधि नहीं होती, वहाँ समास होता है। ये बात आप जानते होंगे शायद। इस तरह संधि वहीं होगी जहाँ ध्वनियों के मेल से उनमें परिवर्तन होता है। तो एक तो ये हम ध्यान रखेंगे कि ध्वनियों का मेल हो, दो ध्वनियों या वर्णों का मेल और उसमें कुछ चेंज आए तो वहीं संधि मानेंगे। वहाँ जहाँ अगर कोई चेंज नहीं आता है तो वहाँ आप संधि नहीं माने। अब देखो संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। हमें पहले पहले कौन सी देखनी है? स्वर संधि देखनी है। व्यंजनों से अगर का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है, और जहाँ विसर्ग आता है तो वहाँ होती है विसर्ग संधि। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, बिंदु रहेगा, वो है स्वर संधि। और इस स्वर संधि को हम आज के एक ही टॉपिक के अंदर पूरे को याद करेंगे। ये नहीं कि हम इसमें जो 5 या 6 बिंदु बनाएं और 5-6 दिन लगाएं, इसके अंदर इतना टाइम आपके पास नहीं है, और इस कारण से हम इसे तुरंत आज के आज इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इतना तो आपने जान लिया कि भाई स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। अब देखो याद करने वाली, जो रटने वाली चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको। रटने वाली चीज़, पहली बात तो आपने याद कर ली संधि। संधि किसे कहते हैं? जहाँ दो ध्वनियों या वर्णों का मेल हो और विकार आए वहाँ संधि होती है। एक चीज़ याद कर लेना। दूसरी चीज़ है स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यही याद रखना है स्वर संधि के लिए कि किसका मेल होना चाहिए? दो स्वरों का मेल होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कोई सा भी स्वर नहीं है तो वो स्वर संधि नहीं होगी। फिर स्वर संधि के भेद याद करने, भाई ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, और 5वीं जो संधि है वो है अयादि संधि। कौन कौन सी हो गई है? ये नाम याद करने पड़ेंगे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो कुछ तो हमें रटना पड़ेगा, चाहे आप उसको किसी भी तरह से करो, लेकिन इनको करेंगे कैसे वो मैं आपको समझा दूंगा बड़ी आसानी से। अब देखिए, इन संधियों को समझने के लिए हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। ये आपको याद है। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से 11 स्वर होते हैं, और इन्हीं स्वरों में संधि होती है। 11 स्वरों से हमारी जो स्वर संधि है वो बनती है विशेष करके। तो इनमें क्या है कि जैसे स्वर संधि को समझने के लिए ना हमें क्या करना है कि केवल इन स्वरों को, बार खड़ी आती है आपको, जैसे जैसे देखो कै, का, की, ये हम बोलते हैं। तो कहाँ से बोलते हैं? कै के साथ में ए की मात्रा लगा दी, कै हो गया। आ की मात्रा लगा दी, का हो गया। छोटी की मात्रा लगा दी, की हो गया। तो इसी तरह से वहाँ भी हमने क्या की थी? संधि की थी। कै के साथ में ए की संधि, कै के साथ में आ की संधि, कै के साथ में ई की संधि। तो वही संधि हमें यहाँ करनी है। यहाँ कौन सा नया काम करना है? स्वर संधि को समझने के लिए हम स्वरों के निर्माण को ही समझ लेते हैं एक बार, कि स्वरों को का बनना कैसे। ये स्वरों का बनना ही स्वर संधि है। स्वर संधि क्या है? आपने जिस तरह से 11 स्वर बने ना, तो ये 11 स्वरों का जो निर्माण है ना, वो अगर आपको आ गया ना तो आपको संधि को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और मैं यही बात आपको इसमें समझाऊंगा। जैसे पहले अभी कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं? पहला पॉइंट है, कोई भी वर्ण स्वर की सहायता के बिना बोला नहीं जाता। जैसे कै प्लस ए, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। भाई स्वरों का निर्माण तो होता ही है, लेकिन जैसे और भी चीज़, कुछ चीज़ें, जैसे कोई भी वर्ण स्वर की सहायता के बिना बोला नहीं जाता। जैसे कै प्लस ए बराबर कै, तो ये मैंने आपको बताया शुरू में ही। कोई भी वर्ण, कौन सा वर्ण? व्यंजन। भाई जहाँ सीधा सीधा जैसे है ए, आ है, तो वहाँ तो अगर केवल संधि भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे आ प्लस ई तो क्या बन गया? वो केवल एक स्वर ही बनेगा। लेकिन उसमें साथ में अगर कोई व्यंजन आता है तो शब्द बनता है। स्वर हमेशा व्यंजन के बाद निकलता है, ये भी याद रखेंगे हम कि स्वर हमेशा कब निकलतेगा? व्यंजन के बाद। जैसे कै, कै के बाद में किसकी ध्वनि आती है? ए की। टे, पा के बाद में ध्वनि किसकी आती है? आ की। जैसे इस मैंने शब्द लिया है कमल,
तो क के बाद में ए की ध्वनि, मैं के बाद में ए की ध्वनि, ल के बाद में ए की ध्वनि, तो इस तरह से कितने हो गए, 3 और 3 6 वर्ण हो गए एक तरह से देखें तो ये। ठीक है। फिर कह रहा है स्वर संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं तो दोनों शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर व दूसरे शब्द का प्रथम स्वर मिलता है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। कोई भी जो शब्द होगा ना, उस शब्द के अंदर जैसे मान लो ये दे रखा है इन्होंने बीज प्लस अंकुर दिया है, संधि कहाँ होगी, हमने शब्द बनाया है बीजांकुर। आपको मानो उदाहरण में मिलता है बीजांकुर और फिर वो कहता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जैसे आप कहोगे सर मैं तो यहाँ से संधि विच्छेद करूँगा, इसका बी प्लस जांकुर, तो इस तरह से संधि विच्छेद नहीं होता है क्योंकि उसमें सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, सार्थक शब्द होते हैं। बीज और अंकुर मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि अपन मन में आए वहीं से तोड़ दें इसको, बीजाकू प्लस र, ऐसे संधि विच्छेद नहीं कर सकते। संधि किसकी होती है, दो सार्थक शब्दों की हो रही है संधि यहाँ पे, जो दोनों अपने आप में एक अर्थ रखते हैं। तो यहाँ हमें लगता है कि बीज भी एक शब्द है। और फिर क्या बन रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो फिर संधि कहाँ हो रही है, बी में तो सीधी सीधी मात्रा लग रही है ई की, जा बीज और अंकुर। तो यहाँ जय के अंदर भी किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि है। जय के बाद में कौन सा व्यंजन है, स्वर है, ए है, और सामने ए है ही, तो ए प्लस ए बराबर क्या बन गया यहाँ पे, आ बना दिया इन्होंने। तो इस तरह से जो होंगे संधि में हम देखेंगे कि जो भाई इस तरफ तो कौन क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और दूसरी तरफ भी स्वर होना चाहिए। इस तरफ तो अंतिम वर्ण होना चाहिए और इस तरफ प्रथम वर्ण होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं, जैसे अब देखो स्वर संधि को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से, ए, ई, ऊ और री, ये हम याद रखेंगे। मूल स्वर कितने होते हैं, 4, ए, ई, ऊ, री। और इन 4 स्वरों से ही कितने बन जाते हैं, वो 7 स्वर और बनते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 11। इन 4 स्वरों से 7 स्वरों का बनना ही क्या कहलाता है, स्वर संधि है। इन 4 स्वरों से आप 7 स्वर और बना लोगे ना, वही क्या है, स्वर संधि में आ जाएंगे। अब ये स्वर किस तरह से हैं, जैसे दीर्घ स्वर हैं, इनको अपन दो भी भेद मान सकते हैं, इसको दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। आ, ये जो संयुक्त स्वर आते हैं ना, 4 के अलावा आते हैं, तो 3 तो हैं दीर्घ स्वर, आ, ई, ऊ। ए का दीर्घ आ, ई का दीर्घ बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बाकी बच गए संयुक्त स्वर, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह से 7 स्वर बनते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि प्रारंभिक 4 स्वरों के मेल से ही अन्य 7 स्वरों का निर्माण हुआ है, और इन 7 स्वरों का बनना स्वर संधि है। कि इन 4 जो प्रारंभिक स्वर थे ना, उन्हीं से क्या बने, अन्य 7 स्वर बने हैं, और यही क्या है, स्वर संधि में आते हैं। अब ये 7 स्वर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो मूल स्वर थे वो कितने थे, ए, ई, ऊ और री, ए, ई, ऊ और री। तो ए के पास में क्या बिठा देंगे हम, ए के पास में ए बिठाएंगे, ए प्लस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और आ के पास में, अब वो आ तो अपन ने बना ही लिया यहाँ पे, या आ प्लस आ तो भी क्या बन जाएगा, ये आ। या ए प्लस आ मिला तो भी आ बना, आ प्लस ए बना तो भी आ बना। इस तरह से हमने पहला स्वर बना लिया आ, क्योंकि हमारे पास ए, ई, ऊ, री थे। अब 5वां स्वर हमारे पास बन गया है आ। जैसे देहातीत शब्द है, अब देहातीत शब्द हमें क्या पता कि इसमें कौन सी संधि है, हम संधि विच्छेद करते हैं। इसका दे है प्लस अतीत, यहाँ दे है, इसमें ए स्वर है और सामने भी ए स्वर है, तो ए और ए मिलकर क्या बना देते हैं, आ बनाते हैं, देहातीत। तो यहाँ हम करेंगे कि जब उसका दीर्घ वाला रूप बन जाता है तो वहाँ संधि होती है दीर्घ स्वर संधि, केवल नाम से ही। भाई पहली जो संधि है ना, उसके अंदर हमें बनाना है केवल आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ए, ई, ऊ, री, इनमें से। फिर है ई प्लस ई बराबर ई, या ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बराबर ई, कि दोनों जो मूल स्वर हैं उसी को, समान स्वरों को मिलाकर हमें क्या बनाना, उसका दीर्घ वाला रूप बनाना है। तो ये हमारे पास छठा स्वर बन गया कि इस तरफ भी ई हो और इस तरफ भी ई हो तो बड़ी ई मिल जाएगी, इस तरफ ए हो और इस तरफ भी ए हो तो आ बन जाएगा, और इस तरफ ऊ हो और इस तरफ भी ऊ हो तो बन जाएगा बड़ा ऊ। हमें केवल 3 स्वर, अगर बीच में जहाँ संधि विच्छेद कर रहे हैं ये 3 स्वर आपको मिलते हैं, आ,
बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो वहाँ आप बिना सोचे ही कर दो कि दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि संधि में उसका दीर्घ वाला शब्द जो व्यंजन है वो स्वर है वो बन रहा है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ ही हैं, ठीक है, बाकी संयुक्त हैं। तो इस तरह से जब समान स्वर मिलकर उसका दीर्घ वाला रूप बनाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस ई बराबर ई, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये तो हो गई आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे बनी? आ, ई, ऊ, जहाँ आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? जिस शब्द के जिस व्यंजन के साथ में आ, ई, ऊ मिल रहा है और उसी जगह से आप शब्द को तोड़ रहे हैं, तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। ये अपन ध्यान रखेंगे। फिर है जैसे ए प्लस आ या ई प्लस ई। अब देखो आपने 6 तो बना दिए, 3 तो वो थे और 3 वो थे पहले वाले, और एक री। इस तरह से हमने 7 व्यंजन बना दिए। अब हमें बनाना है 8वां व्यंजन। 8वां व्यंजन क्या करेंगे? 8 उन्हीं 6-7 में से बनाएंगे। एक तरफ हमने ए को रख दिया और दूसरी तरफ रख दिया हमने ई को। ए प्लस ई बराबर क्या बन गया? ए बन गया। ए के बाद में अगर ई आ जाता है तो ए बन जाता है, और ये हमारे पास में 8वां स्वर हो गया। जैसे बाल प्लस इंदु, इस तरफ ए है और इस तरफ ई है, बिना दिमाग लगाए कर दो कि ए बन गया, क्योंकि ए, आ, ई, ऊ तो आप तक पहुँच ही गए, तो बाद में आएगा क्या? ए आएगा। फिर इतर प्लस इतर, इतर रै, इसमें रै में स्वर कौन सा है? अपने को शुरू वाले स्वर की तरफ ध्यान नहीं देना क्या है क्या नहीं है, हमें तो यहाँ पे जो अंतिम स्वर है ना उसको ध्यान देना है। ए प्लस ई बराबर क्या बन गया? ए बन गया। तो यहाँ क्या हो गया? इतरेतर। और ये संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। जिस तरह से दीर्घ संधि का नाम याद किया उसी तरह से आप गुण संधि का नाम भी याद रख सकते हो। गुण का मतलब उसका गुण ही चेंज हो गया एक तरह से, पहले अलग गुण था और अब अलग। ए और ई मिलकर क्या बन गया? उन्होंने तीसरा ही बना दिया। शुरू वाले में तो उन्होंने उसका दीर्घ वाला बनाया था और यहाँ उन्होंने उसका तीसरा ही बना दिया। फिर है ए प्लस ऊ, इसके बाद में क्या बनाया आपने? ए आ के बाद में हमने ऊ और ऊ लाए तो क्या बन गए? ओ बन गया। पहले हमने ए बनाया था और अब हमने क्या बना दिया? ओ बना दिया। जैसे पुरुष प्लस उचित बराबर पुरुषोचित, ठीक है। जल प्लस ऊर्मी, जल। लय के अंदर क्या है? ऊ। लय और ऊ को ए और ऊ को जोड़ा तो क्या बन गया? ओ बन गया। इस तरह से हमने 9वां स्वर बनाया है, ठीक है। मतलब हम स्वर बनाते जा रहे हैं और हमारी संधि बनती जा रही है। जैसे यहाँ हम देखते हैं ए आ के बाद में अगर ई आए तो क्या बन जाएगा? ए आ के बाद में ई आए तो ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए आ के बाद में ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब अगला जो है वो है एक ए आ, क्योंकि हमारे पास री भी था तो ए आ के बाद में क्या आता है? री आता है। क्या है? री आए तो क्या बन जाता है? अर। उसके बाद में अर बन जाता है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे अपन ने जो री था ना शुरू में स्वर, तो ये ए आ के बाद में अगर री आ जाता है, ये किस में कहाँ काम आ रहा है? गुण संधि के अंदर काम आ रहा है। कौन? री। जो दीर्घ संधि थी उसमें तो हमने आ, ई, ऊ बनाया। ए आ के बाद में ए आ आए तो आ बना, ई के बाद में ई आए तो ई बना, और ऊ के बाद में ऊ आए तो ऊ बना, और वहाँ संधि हो गई वो दीर्घ संधि। दूसरे में क्या है? ए आ के बाद में ई आए तो ए बना, और ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ बना, और ए आ के बाद में री आए तो अर बना। जैसे महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, तो ये क्या बन गया? महर्षि, अर बन गया। क्या बन गए? अर बन गया। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, तो यहाँ बन गया सप्तऋषि। तो इस तरह से ये संधि हो गई आपकी गुण संधि। अब क्या है कि हम 10वां स्वर बनाएंगे। ए आ के बाद में ए आ गया, ए आई बन गया, हमारे ए बन गया अपने पास में। आई तो ए इसका रूप है, और क्या बन गया अपने पास में? ओ बन गया। तो अब अगर ए आ में ए जोड़ें तो क्या होगा? ए आ में ए जोड़ें तो आई बनेगा, और ए आ में ओ जोड़ें तो औ बनेगा। एक तरह से एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ठीक है। एक मात्रा थी और एक मात्रा की वृद्धि हो गई, 2 मात्राएं हो गई, तो संधि कौन सी हो गई? वृद्धि स्वर संधि हो गई।
अगर डबल मात्राएं हैं ऊपर, जहाँ आप संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ डबल मात्राएं, तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? एक मात्रा की वृद्धि हुई है तो संधि कौन सी हो गई? वो वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे 1 + 1 बराबर 1 1। एक कै में स्वर कौन सा है? है। ए से मतलब नहीं अपने को, पहला क्या था और लास्ट वाले से इसमें भी कोई मतलब नहीं है, हमें तो इनसे मतलब है। कै के साथ में ए जुड़ा है और ए के साथ में ए जोड़ दिया तो बन गया आई, एक एक। ए के बाद में अगर ए आएगा तो आई ही बनेगा और ए के बाद में ओ आएगा तो औ ही बनेगा, क्योंकि ये हमने जो दो व्यंजन स्वर हैं वो कहाँ से प्राप्त किए हैं? गुण संधि से प्राप्त किए हैं। ठीक है, जैसे जल प्लस ओक जलोक, महा प्लस औज महोज। यहाँ जो औ है तो वो तो हम पहले बना चुके हैं, ये ओ और औ से फिर समानता रखता है, इस कारण से ये भी आ सकता है। तो ए आ के बाद में ए आई आए तो आई बनेगा और ए आ के बाद में ओ औ आए तो औ बनेगा। जहाँ डबल मात्राएं आए वहाँ संधि है वृद्धि संधि, स्वर संधि के अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस तरह से 4 स्वरों से 7 अन्य स्वरों के बनने से कौन कौन सी संधियाँ बन गई हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि बन गई हैं। दीर्घ में तो ए के बाद में ए, ई के बाद में ई, ऊ के बाद में ऊ, समान स्वर मिले। गुण संधि में क्या हुआ? ए के बाद में जो पहले बना चुके अपने, बड़ी ई बड़ा ऊ आ, ये बना चुके, तो ए के बाद में अगर ई आ जाए असमान स्वर मिलेंगे। गुण संधि में असमान स्वर मिले, ए के बाद में ई जुड़ा तो ए बन गया और ए के बाद में ऊ जुड़ा तो ओ बन गया और ए के बाद में री जुड़ा तो अर बन गया। और वृद्धि संधि में क्या हुआ? 19 स्वरों की में एक एक मात्रा की वृद्धि हो गई कि ए के बाद में ए आया तो आई बन गया और ए के बाद में ओ आया तो औ बन गया। इतनी तो संधि है, इसमें तो कोई विशेष भेद वाली बात है ही नहीं। और समझ गए होंगे आप। नहीं समझ पाए हैं तो आप अपने जो यूट्यूब चैनल है इसमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में या तो आपको उत्तर मिल जाएंगे जो भी आपकी जो समस्या है, या फिर अगला वीडियो बनाकर आपको उसमें समझा दिया जाएगा, विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। अगली संधि है यण स्वर संधि। अब यण में क्या है? यण स्वर संधि। इसमें कुछ स्वर मिलकर ये व रे व्यंजनों का निर्माण करते हैं। भाई ये जो ये व रे है ना, ये भी एक तरह से अर्ध स्वर हैं, ये इनको अर्ध स्वर मानते हैं। और ये अर्ध स्वर कौन संधि में बनते हैं? यण संधि में। जैसे ये से नाम से ही है कि जहाँ ये वाली लाइन के बने ना ये व रे, वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। यण स्वर संधि कब होगी? जब ये व रे बनेंगे। किससे? स्वरों के मेल से। देखो स्वरों के मेल से क्या बन गए? व्यंजन बन गए, और इस कारण से यण संधि कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या कह रहा है? पिछली तीनों संधियों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ होता था। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। देखो कितना सरल है संधि को याद रखना, स्वर संधि को, कि जहाँ इस तरफ है ना प्लस के इस तरफ ए या आ हो, ठीक है, तो वहाँ संधि कौन सी होगी? उन तीनों में से होगी। कौन कौन से में से? दीर्घ में से, गुण में से और वृद्धि में से। मतलब इन तीन के अलावा हो ही नहीं सकती अगर इस तरफ स्वर हो तो। और इस तरफ अगर स्वर है तो स्वर संधि है। इस तरफ अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो स्वर संधि ही है। ये भी भेद है इसका। स्वर संधि और व्यंजन संधि में से अपन कई बार नहीं पहचान पाते हैं कि स्वर संधि थी या व्यंजन संधि थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ये निशान है आपका बीच में प्लस का, उसके इस तरफ आधा अक्षर है तो निश्चित ही व्यंजन संधि है। स्वर संधि में दिमाग लगाना है ही नहीं। और इस तरफ अगर ये आधा अक्षर नहीं है, क्या है? ए है, आ है, ठीक है, तो स्वर संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ होगी, गुण होगी या वृद्धि होगी। उन तीनों में से होगी। यण और अयादि संधि नहीं होगी। तो यहाँ कह रहा है ई प्लस ई। अब देखो शुरू वाली 3 में तो कौन से आए थे? वो ए आई आए थे, लेकिन यहाँ ए आगे अगले अक्षर शुरू हो गए, अगले स्वर शुरू हो गए हैं। तो कौन कौन से शुरू हो गए? पहले तो ई आएगा, ई के बाद में असमान स्वर आए, चाहे कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, ठीक है, तो वहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, या बन जाएगा। ए आएगा तो ये बन जाएगा, आएगा तो या बन जाएगा, ओ आएगा तो यो बन जाएगा। मतलब ये वाली बारखड़ी की लाइन चलेगी इसमें। ई के बाद में, ई के अलावा अगर कोई स्वर आ जाता है तो, ई के अलावा कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा? ये बनेगा।
ए आता है तो ये बनेगा, ओ आता है तो यो बनेगा, ऊ आता है तो यू बनेगा। जैसे गति प्लस अवरोध, तो यहाँ क्या हो गया, गत्यावरोध, गत्यावरोध क्या बन गया, गत्यावरोध। ये यही बना है क्योंकि गति प्लस अवरोध, तय के अंदर जो ई की मात्रा थी वो तो हट गई और इस ए के साथ मिलकर क्या बना दिया इसने, ये बना दिया। यहाँ एक चीज़ और भी आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी यण संधि आएगी वहाँ जो ये जो बीच में जहाँ संधि विच्छेद होगा ना, देखो अगर इस तरह का शब्द आपको देता है और फिर पूछता है कि बताओ इसका संधि विच्छेद करो और इसमें संधि कौन सी है, तो यहाँ हम देखते हैं गत्ते आधा अक्षर है, जहाँ संधि विच्छेद हो रहा है वहाँ अगर आधा अक्षर है तो आप बिना सोचे कर दोगे कि इसमें तो यण संधि है। कौन सी है, यण संधि है। जहाँ संधि विच्छेद हो रहा है वहाँ अगर आधा अक्षर है तो यण संधि है। लेकिन इस तरह दे दिया दो यदि प्लस अपी, तो क्या करोगे भाई, ई के बाद में ए आ रहा है तो इस ई को तो हटा दो और इस ए को हटा दो और क्या लिख दो बीच में, द लिख दो, यह लिख दो। द का तो अगर हटाएंगे तो अपने आप ही हलंत हो जाएगा, क्योंकि द का अगर स्वर ई है ये हटा दिया तो क्या हो गया, द तो बेचारा आधा बच गया, स्वर इसमें है ही नहीं तो इसके नीचे हलंत लग गया, यद प्लस अपी, तो अपी ए का क्या बन गया, ये बन गया, क्योंकि ए में आके ई बन गए मिल गया। तो इस तरह से ये हो गई यण संधि। इसी तरह से जैसे ई के बाद में अगर ऊ आ जाए वो बन जाएंगे, तो जैसे नारी प्लस उचित, नारी उचित, मैंने आपको बताया था कि वो ये वाली बारकड़ी चलेगी, इसमें कोई ज़्यादा भेद वाली बात तो है नहीं। ए प्लस ओ तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। जैसे वाणी प्लस औचित्य तो वाण्योचित्य, ठीक है, साथ में आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है और ये वह रे आ रहे हैं तो क्या होगा, संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि ऊ के बाद में, ई का तो अपन ने देख लिया, ई के बाद में आया तो ये बना और ऊ के बाद में आया तो वह बन जाएगा। ऊ के बाद में ए आया तो वह बन गया और आ आएगा तो वाह बन जाएगा, ई आएगा तो वी बन जाएगा। जैसे अनु प्लस आए, अनु में से जो ऊ की मात्रा वो हट जाएगी, यहाँ हलंत लगेगा, आधा अक्षर हो गया, जैसे अन तो यहाँ आधा हो गया ना न, और जो ए है वो इस ऊ से मिलकर क्या बन गया, वह बन गया। तो आधा अक्षर आता है कौन संधि में, यण संधि के अंदर। साथ में निर्माण किसका होता है, यह वह रे का। किससे होता है, इस तरफ जो प्रथम पद है ना उसके अंदर प्लस के इस तरफ वाली जो पद है उसमें ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तब की बात है। और अन्य स्वर कौन कौन से आएंगे, ई आएगा या ऊ आएगा। अनु प्लस ऐसण अन्वेषण, ऊ के बाद में अगर ओ आता है तो क्या हो गया, वो हो गया। और री के बाद में अगर ए आता है तो क्या बन जाता है, रे बन जाता है। जैसे यहाँ बन रहा है ना, पितृ प्लस अनुमति, पितृ री है इसमें और इसमें क्या मिल गया, ए मिल गया तो क्या हो गया, रे बन गया। पितृ पी तय और रे अनुमति, ये आगे है ये। तो इस तरह से ई या ई के बाद असमान स्वर आने पर ये, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आने पर वह, एवं री के बाद असमान स्वर आने पर रे बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अयादी संधि की तरफ। अयादी संधि में क्या होगा, अयादी संधि के अंदर ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए। शुरू की जो संधियाँ थी वो तो थी, 3 संधियाँ तो थी, ए आ से इस तरफ प्लस के इस तरफ ए आ था, फिर उससे आगे वाले में आगे वाले थे कौन कौन, ई और ऊ। अरे हाँ, तो हम अयादी संधि में देख रहे हैं कि ए आई ओ औ चलेंगे। अब पहले वाले तो आ चुके, देखो सारे स्वर काम में आते हैं। ठीक है, ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह क्रम से आए आय और आ हो जाता है। ए के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो आई बन जाता है। आई के बाद में वही वृद्धि हो जाती है एक मात्रा की, आय बन जाता है। ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो आओ बन जाता है। और क्योंकि ऊ से क्या बना था, वह बना था, तो ओ से क्या बनेगा, आओ बनेगा। और यहाँ औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो बन जाता है आओ। अब यहाँ इसका नाम ही क्या है, अयादी संधि है। ठीक है, यण संधि अगर आप याद रख लेंगे तो अयादी संधि आपकी याद रह जाएगी। यण संधि को याद रखने का सीधा सा तरीका यही है कि भाई बीच में आधा अक्षर आएगा,
अगर आपको शब्द दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो बीच में अगर आधा अक्षर है जहाँ हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वहाँ यण संधि है। और फिर क्या बन रहा है, ये वह बन रहे हैं। हो सकता है आप चूक जाएं कि भाई ये आए आए हैं या आओ आओ हैं या नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अयादी संधि होगी। जैसे ए प्लस ए के बाद में क्या, ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या बन गया, आई बन गया। जैसे ने प्लस अन, तो ने प्लस अन से क्या बन गया, नयन। ठीक है, नयन। यहाँ आई बन रहा है क्योंकि न के ए तो हट ही गया, इससे तो हमें मतलब है नहीं क्योंकि ये तो जा चुका है। और न के बाद में स्वर कौन सा है, न प्लस ए, और क्या बन गया, ये, तो क्या बन गया, आई बन गया। भाई नई चीज़ क्या बनी है, ए प्लस ये या आई, यही तो बना है। ने प्लस अन, नया नई चीज़ क्या बनी है, अगला यही कह रहा है। तो नई चीज़ क्या बनी है, आई बना है। ए प्लस आई प्लस ए, इसमें आय बन जाएगा। जैसे गई प्लस अक, तो क्या बन गए, गायक। आई हट गया और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब इसको अपन गायक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मात्राएं दो हैं, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, आई प्लस ई बराबर आई, ये आगे की जो स्वर हैं ये के कौन सी मात्रा लगेगी, तो ये आगे वाले स्वर पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ए है तो ये आय बन जाता, लेकिन ई है तो क्या बन गए, आई बन गए। जैसे नई प्लस इका, नायिका। औ प्लस ए, औ के बाद में अगर ए समान स्वर आता है तो क्या बनता है, औ बनता है। जैसे गो प्लस अक्स, तो क्या बन गए, गवाक्स। यहाँ अपवाद शब्द है क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, और ये आ की मात्रा कब आती है, जब ये इस तरफ औ की मात्रा हो। तो यहाँ पे भो प्लस अति, भावती, औ। ओ प्लस ई बराबर अवी, गो प्लस ईस बराबर गवीस। यहाँ देखिए गवाक्स जो है ये अपवाद शब्द है, इसमें गय और वाक्स ये गवक्स होता संधि के नियम के अनुसार, तो लेकिन यहाँ पे ये गवाक्स बन रहा है। ओ प्लस ई बराबर अवी, गो प्लस ईस बराबर गवीस, और औ प्लस ए बराबर आओ। पो प्लस अक, उदाहरण दिया इसने, पावक। पो प्लस अक होता तो पवक बनता, लेकिन यहाँ इस तरफ मात्रा औ की है तो हम बिना दिमाग लगाए लिख देंगे भाई आ आएगा, इस तरफ आओ आएगा तो पावक बनेगा। मतलब जिसके जो औ और ओ की मात्रा लग रही है ना, जैसे पै के लग रही है, यहाँ पे पै की मात्रा लग रही है ओ की, ठीक है, तो ये मात्रा तो हट जाएगी और इसकी जगह बन जाएगा ए। ठीक है, अगर ये डबल होती मात्रा पऊ होती तो क्या बन जाता, आ बन जाता, और जो आगे वाला व्यंजन है उसका बन जाता वह। अक आगे वाला स्वर है, आगे स्वर जो है ना ए है, तो इस ए का क्या बन जाता है, वह। तो इस तरह से नौ प्लस इक बराबर नाविक, भो प्लस उक बराबर भावुक। तो इस तरह से हमारी जो संधि है वो पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, और एक बार अगर अपन दोबारा देखना चाहें तो क्या होगा कि भाई पहली संधि कौन सी है, दीर्घ है, तो दीर्घ वाले में क्या बनते हैं, उसके दीर्घ रूप बनते हैं। दीर्घ वाली में ए आ के बाद में असमान स्वर आने पर समान स्वर आते हैं, और जो गुण संधि है उसमें क्या बनते हैं, ए और ओ बनते हैं। वृद्धि संधि में आई और औ बनते हैं। यण संधि के अंदर ये व रे बनते हैं, और अयादी जो संधि है उसके अंदर आय आय औ आओ बनते हैं। ये आपकी हो गई स्वर संधि। हम फिर कभी इसी संधि को, स्वर संधि को दोबारा किसी अलग से किसी और भी चैप्टर में अपन लेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पसंद आए तो लाइक भी करें, और साथ में अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं अगले वीडियो में इसको सुधार सकूं। धन्यवाद।